नमस्कार, मैं हूं दिशा बिस्ट। लोकतंत्र में आपका स्वागत है। लोकतंत्र में आज हम बात करेंगे कश्मीर में जारी आतंकवाद की। शांत कश्मीर को आतंकिस्तान बनाने की साजिश की, कश्मीर में अमन में आग लगाने की साजिश की। आज हम बात करेंगे पिछले 8 दिन के कश्मीर में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ की। देश कोरोना से लड़ रहा है, लेकिन आतंकी कश्मीर में खूनी खेल को अंजाम दे रहे हैं। सेना ने आतंकियों को करारा जवाब देते हुए हिजबुल के कमांडर नाइकू समेत 4 आतंकी को सदा के लिए सुला दिया है। सेना के वीरों को छुपकर वार करने वाले आतंकियों से सेना ने बदला ले लिया है। सेना ने बुरहान के वारिस रियाज नाइकू को सदा के लिए मौत की नींद सुला दी है। कश्मीर में आतंक फैलाने वाले नाइकू का नामो निशान मिटा दिया है। सेना ने हिजबुल कमांडर नाइकू को ढेर कर आतंक की कमर तोड़ने की कोशिश की है, और ये वही नाइकू था जो कश्मीर युवाओं में रगों में नफरत की वायरस फैलाकर अपने ही देश में बंदूक उठाने के लिए उनको उकसाता था। युवाओं को आतंकवादी बनाने का काम करता था। सुरक्षा बलों को काफी दिनों से रियाज नाइकू की तलाश थी। कैसे मारा गया नाइकू और कैसे सेना ने आतंकियों को अलग अलग मुठभेड़ में ढेर किया, क्या रणनीति रही होगी, हम अपने एक्सपर्ट से समझेंगे। लेकिन पहले देखते हैं ये खास रिपोर्ट। देश की सेना अमन के दुश्मन आतंकियों का अंत कर रही है। भारत की धरती पर खून की होली खेलने वाले एक एक कर खल्लास हो रहे हैं। कश्मीर में नफरत फैलाने वाले आतंकियों को सेना कब्रिस्तान भेज रही है। देश के साथ गद्दारी करने वाले और दुश्मन के साथ यारी करने वाले कश्मीरी आतंकियों को सेना चुन चुन कर गोलियों से छन्ना कर रही है। आतंकियों के हर मंसूबे को सेना मिट्टी में मिला रही है। भारतीय सेना को कायरों की तरह छुपकर मारने वाले आतंकियों और उनके आकाओं को सेना उनके मांद में घुसकर मार रही है। सेना कश्मीर घाटी को चमन बनाने में जुटी है, नफरत की मंडी को मिटाने में जुटी है, तो वहीं आतंकी एक बार फिर जन्नत को जहन्नुम बनाने में जुटे हैं। कई दिनों से लुका छिपी का खेल खेलने वाले आतंकियों को सेना ने उसके मांद में घुसकर मार गिराया है। सेना ने अलग अलग मुठभेड़ में 4 आतंकियों को ढेर कर सेना के 8 शहीद वीर जवानों के बलिदान का बदला ले लिया है। सेना ने इस मुठभेड़ में बुरहान के आखिरी वारिस को गोलियों से छन्नी कर हिजबुल की कमर तोड़ दी है। शनिचर इतवार की रात को हंदवाड़ा में सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ काफ़ी बड़ा सेटबैक हुआ था, जहाँ के हमारे 5 जवान जवाबाज, 2 अफसर और 2 जवान और 1 सीआरपीएफ के एसआई शहीद हो गए थे। उसके बाद 3 दिन के अंदर अंदर रियाज नाइकू, जो कि हिजबुल मुजाहिदीन का एक माना हुआ लीडर था, उनका एरिया कमांडर था, उसको एलिमिनेट करना सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। लंबे समय तक हिजबुल मुजाहिदीन के कमांडर रहे आतंकी रियाज नाइकू को सेना ने सदा के लिए मौत की नींद सुला दिया है। अपने आप को आतंक का आका समझने वाला, सेना के साथ लुका छिपी का खेल खेलने वाले आतंकी नाइकू को सेना ने दुनिया से नामो निशान मिटा दिया है। सेना ने नाइकू के एक सहयोगी को मार गिराया। रियाज नाइकू अपने पैतृक गांव पुलवामा जिले के बेगपोरा पहुंचा था कि सुरक्षा बलों ने चारों तरफ से उसे घेर लिया। सुरक्षा बलों और आतंकवादियों के बीच मुठभेड़ में रियाज नाइकू मारा गया, जिस पर 12 लाख का इनाम था। पाकिस्तान आने वाले समय में कश्मीर मुद्दे को इंटरनेशनल स्केल पे अपने हाथ से जाने नहीं देना चाह रहा है। और अभी ये जो खबर आई है रियाज नाइकू की, जो कि हिजबुल का टॉप कमांडर है, और ऐसा कहा जा रहा है कि उसने काफ़ी मीडिया को इस्तेमाल करते हुए अपनी मशहूरी हासिल की पिछले थोड़े से समय में, तो इसके चलते जो है पाकिस्तान बिल्कुल इस लकीर से नहीं हटे। रियाज नाइकू घाटी में मोस्ट वांटेड आतंकी था। 35 साल का नाइकू गणित का टीचर था। काफी समय से सेना को चकमा दे रहा था। हिजबुल मुजाहिदीन के पोस्टर बॉय बुरहान वानी के मारे जाने के बाद नाइकू तेजी से उभर रहा था। आतंकी सद्दाम पौदार के मारे जाने के बाद उसे संगठन का कमांडर बनाया गया था। बुरहान की तरह नाइकू भी सोशल मीडिया का इस्तेमाल करता था। सेना की हिट लिस्ट में नाइकू नंबर 1 पर आ गया था।
नायकू भागने और छुपने में बहुत माहिर था, लेकिन अंत वही हुआ जहां उसने आतंक की कलम पकड़ी थी। सुरक्षा बलों के साथ कई बार मुठभेड़ हुई, लेकिन कई मुठभेड़ों में बेहद करीब होते हुए भी वो हमेशा बच निकलने में कामयाब रहा। लेकिन मंगलवार की रात को बहुत सटीक खुफिया सूचना पर उसे घेर लिया गया। मंगलवार रात भर सर्च ऑपरेशन चलता रहा और सुबह 9 बजे आतंकवादियों से सामना हुआ और मुठभेड़ शुरू हो गई। सुरक्षा बलों ने उस ठिकाने को उड़ा दिया जहां वो अपने साथी के साथ छुपा था। नायकू का मारा जाना हिजबुल मुजाहिदीन के लिए एक बड़ा झटका है, लेकिन सुरक्षा बलों के लिए बड़ी सफलता मानी जा रही है। नायकू ने इस साल घाटी में दर्जनों युवकों की भर्ती की थी। कश्मीर घाटी में उसने कम से कम 1 दर्जन युवकों को हिजबुल में शामिल कराया था। भारतीय सेना, जम्मू कश्मीर पुलिस और सीआरपीएफ को बड़ी कामयाबी मिली है। कश्मीर के अवंतीपुरा में हिजबुल मुजाहिदीन के कमांडर और खूंखार आतंकवादी रियाज नायकू को मौत के घाट उतार दिया गया है। भारतीय सेना ने अपने वीर शहीदों को श्रद्धांजलि दी है और रियाज नायकू को मौत के घाट उतारा है। रियाज नायकू हिजबुल मुजाहिदीन का कश्मीर का कमांडर था, जो पाकिस्तान में बैठे आतंकवादी सरगनाहों के इशारों पर जम्मू कश्मीर में आतंकी हमले, फिदाइन हमले करवाता था। पिछले 1 महीने में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच कई मुठभेड़ हुई है, जिसमें सुरक्षा बलों ने आतंकी कमर तोड़ी है। इस मुठभेड़ में सेना के कई जवान और अधिकारी भी शहीद हुए हैं। आइए उत्तर कश्मीर में 1 महीने में हुई बड़ी घटनाओं पर नजर डालते हैं। 3 अप्रैल हंदवाड़ा और सोपोर में लश्कर के 4 आतंकियों सहित 5 समर्थक गिरफ्तार हुए। 5 अप्रैल केरन सेक्टर में आतंकियों के खिलाफ ऑपरेशन में 5 आतंकी ढेर और 5 जवान शहीद। 8 अप्रैल आरमपोरा सोपोर में हुई मुठभेड़ में जैश कमांडर सज्जाद नवाबी ढेर हुआ। 9 अप्रैल बारामूला जिले में जैश ए मोहम्मद के आतंकी बशीर अहमद को गिरफ्तार किया गया। 12 अप्रैल तुमाना चौकीबल में पाकिस्तानी गोलाबारी में 3 स्थानीय लोगों की हुई मौत। 18 अप्रैल अहसद साब सोपोर में आतंकी हमले में 3 सीआरपीएफ के जवान शहीद। 27 अप्रैल उड़ी में लश्कर के एक सक्रिय आतंकी जुबैर अहमद तांतरे और समर्थक बिलाल अहमद राथर गिरफ्तार हुआ। 1 मई उरी सेक्टर में पाकिस्तानी सेना की गोलाबारी में सेना के 2 जवान शहीद और 2 बच्चियां घायल हो गई। 2 मई हंदवाड़ा में लश्कर कमांडर हैदर समेत 2 आतंकी ढेर, कर्नल, मेजर और पुलिस के एसआई सहित 5 शहीद हो गए। 4 मई हंदवाड़ा में सीआरपीएफ पर आतंकी हमला, 3 जवान शहीद और 1 स्थानीय नागरिक की मौत हो गई। सेना काफी दिनों से आतंक के आका को मौत की नींद सुलाने की कोशिश में जुटी थी, लेकिन पिछले 8 दिनों में घाटी में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच कई बार मुठभेड़ हुई। इस मुठभेड़ में सेना ने अपने जवानों की शहादत दी है। सेना जब भी अपने साथियों को खोती है तो वो आतंक पर बड़ी चोट पहुंचाती है। ब्यूरो रिपोर्ट एपीएन। और चर्चा की हम शुरुआत करते हैं। आपको सभी मेहमानों से परिचय करवा देती हूँ। हमारे साथ रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल केजे सिंह साहब जुड़ चुके हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमारे साथ रिटायर्ड मेजर जनरल पीके सहगल साहब जुड़ चुके हैं। सर, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। हमारे साथ रिटायर्ड ब्रिगेडियर विनोद दत्ता साहब भी जुड़ चुके हैं। सर, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और हमारे साथ अजय कौल जी जुड़ चुके हैं, एपीएन एडिटर हैं। सर, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। सर, पहला सवाल मेरा जनरल केजे सिंह सर से है। सर, बहुत बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। काफी समय से इस आतंकी की तलाश थी और इसको मारने की कोशिश की जा रही थी। आज इसको आखिरकार ढेर कर दिया है। देखिए, ऐसा है कि ये आतंकवादी हिजबुल मुजाहिदीन का सरगना बन गया था। जब जाकिर मूसा हिजबुल मुजाहिदीन से अलग हुआ और उसने अपना एक फुरका बनाया अंसार गजावत उल हिंद, तो 2017 की मई से इसने इस तंजीम की कमान ले ली थी। और अगर हम जम्मू कश्मीर की तंजीमों को देखें तो उसमें हिजबुल मुजाहिदीन का एक बहुत खास जनरल साहब, आपकी आवाज साफ नहीं है। वहाँ पर जनरल साहब सर, आपकी आवाज साफ नहीं आ रही है। मैं आपके पास दोबारा आना चाहूंगी। मेरा सवाल मेजर जनरल पीके सहगल साहब आपसे है।
सर बहुत बड़ी कामयाबी हाथ लगी है, काफी दिनों से इसके पीछे इसको ढेर करने की कोशिश की जा रही थी, लेकिन आखिरकार अब इसको हमने ढेर कर दिया। हमारी सेना ने बहुत बड़ी कामयाबी सेना को हाथ लगी है। सर मेरे मुताबिक ये पिछले 10 सालों में सबसे बड़ी कामयाबी है। पिछले 4 साल से इसकी खोज में थे, इसने अनेकों हमले किए फर्ज के ऊपर, काफी लोग हमारे शहीद हुए इसकी वजह से। कई बार इसको सर्वन किया गया, लेकिन हर बार ये कैच की तरह बच निकला। लेकिन इस बार ये अपनी माँ को देखने आया था और इसके बारे में पूरी जानकारी सुरक्षा कर्मियों को दी गई थी। इसका घेराबंदी की गई और इसको खत्म किया गया। ये हिजबुल मुजाहिदीन का सबसे इम्पोर्टेंट कमांडर था जी। और इसके मारे जाने से बड़े पैमाने पर होल कश्मीर में हिजबुल मुजाहिदीन का तकरीबन सफाया हो गया है। इसमें किसी प्रकार का कोई शक नहीं होना चाहिए। इसके तजर्बे वाला, इसकी लीडरशिप वाला बड़ी आसानी से रिप्लेसमेंट नहीं मिलेगा। कहा जाता है किंग इज डेड, लॉन्ग इज द किंग। किसी और को नया लीडर बना दिया जाएगा। जो रियाज नायकू था, ये टेक्निकल साथी था, कंप्यूटर साथी था, वहाँ के लोगों को अच्छी तरह जानता था और साफ तौर पे उनको रेडिकलाइज करने में सबसे सक्सेसफुल हो रहा था। इसके मर जाने से इस सब में बहुत बड़ी गिरावट आएगी। वहाँ कोई इस माफी का लीडर है ही नहीं जो लोगों को रेडिकलाइज करके हिजबुल मुजाहिदीन के साथ जोड़ सके। और अगर आप देखो तो साउथ कश्मीर की जो चारों डिस्ट्रिक्ट है, पुलवामा, कुलगाम, शोपियां और अनंतनाग, हिंदुस्तान के लिए सबसे बड़ा रोड़ा था। ऐसे में बहुत ही सक्सेस मिली है हिंदुस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस को, क्योंकि इसका मारा जाना जो है बहुत ही लाभदायक होगा जी। A++ कैटेगरी का आतंकवादी था। 12 लाख रुपए इसके सर के ऊपर इनाम थे, लेकिन उसके बावजूद भी 4 साल तक ये हमसे छुपा रहा। लेकिन अभी इसका मारा जाना जो है, मैं कहूँगा कि आर्म फोर्सेस के लिए, CRPF के लिए, RR के लिए और आर्मी के लिए बहुत ही बड़ी उपलब्धि है। और हमने एक किस्म से जो हंडवारा में हमारी कैजुअलिटी हुई और हमारे ऑफिसर शहीद हुए, हमने उसका बदला ले लिया। लेकिन इसके बावजूद भी पाकिस्तान जो है वो बाज नहीं आएगा। हमको कुछ और बड़ी कार्रवाइयाँ करनी है। ये तो हमने विद इन द वैली जो है ऑपरेशन को और मजबूत करना है और हमको यकीन करना है कि जितने आतंकवादी पाकिस्तान के आए हुए हैं उनको खत्म किया जाए। और क्रॉस दी बॉर्डर, बोथ लाइन ऑफ कंट्रोल और इंटरनेशनल बॉर्डर में हमको यकीन करना है कि जो पाकिस्तान के 300 से ज्यादा आतंकवादी हैं इस समय लॉन्च पैड में, उनको बर्बाद किया जाए, उनको किसी प्रकार हिंदुस्तान में दाखिल न होने दिया जाए जी। हमारे पास उन लॉन्च पैड की हर प्रकार की इंफॉर्मेशन है, हमारे पास उनके पैरामीटर्स नोन है, वो हमारी रेंज के अंदर है। एक पॉलिटिकल डिसीजन की आवश्यकता है ताकि उनको हर प्रकार से नष्ट किया जाए, इससे पहले कि देश में पूरी दुनिया इस समय हिंदुस्तान के साथ है। आप देखो पूरी दुनिया जो है कोविड की लड़ाई लड़ रही है। हमारे प्रधानमंत्री ने म्यान में साफ तौर पर कहा कि हमारा पड़ोसी देश है जो कोरोना से उतना ही पीड़ित है जितना हम पीड़ित है, लेकिन उसके बावजूद उसकी तमन्ना और उसकी ख्वाहिश हिंदुस्तान के ऊपर टेररिज्म बढ़ाने की खत्म नहीं हुई। और बड़ा इशारा क्लियर दिया गया कि हिंदुस्तान अगर कुछ करे तो हमने ये नहीं किया तो हमारी सरकार की निशानों से लग सकता है। इसके मारे जाने से हिंदुस्तान का मोराल, मोटिवेशन खूब बढ़ गया है और आतंकवादियों का मोराल और मोटिवेशन जो है जूतों में चला गया। इसका पूरा हमको फायदा उठाना है और इंश्योर करना है कि कश्मीर घाटी में पाकिस्तान किसी प्रकार से दोबारा जो है केओस और मेहनत एस्टेब्लिश न कर सके। जी सर मैं लौटूंगी आपके पास। ब्रिगेडियर विनोद दत्ता साहब, सवाल मेरा आपसे है कि एक तरफ पूरा देश, पूरा विश्व कोरोना से जंग लड़ रहा है, लेकिन एक ऐसा देश है जो आतंकी गतिविधियों को बढ़ावा दे रहा है। हमारी सेना ने जिस तरह से इस आतंकवादी को ढेर करा है, एक तरीके से तमाचा है ये उस देश पर जो आतंकी गतिविधियों को लगातार बढ़ावा दे रहा है और हमारे देश में घुसपैठी करवा रहा है। देखिए, सबसे पहले मैं उन शहीदों को श्रद्धांजलि देना चाहूंगा जो हंडवारा में जिन्होंने अपने सुप्रीम सेक्रीफाइस दी। मेरा नमन है उन शहादत लेने वाले शहीदों को जिन्होंने हमारी हिफाजत के लिए भी काम किया। पाकिस्तान एशिया का सोमालिया है। पाकिस्तान कभी भी किसी भी स्थिति में से बात नहीं आएगा
पाकिस्तान के पास कार्ड जो है कि जो सियासत है वो एग्जिस्टेंस है, जो पाकिस्तान है जिसके ऊपर है वो कश्मीर, उसको जितनी भी माइलेज, चाहे वो सियासी तौर पे हो, चाहे वो रिलीजियस ग्राउंड पे हो, चाहे वो माली मदद हो उसे उन कंट्री से जो पाकिस्तान की मदद कर रहे हैं, तो पाकिस्तान ये इस कार्ड को हमेशा सिर्फ की पत्ते की तरह चलेगा। और क्योंकि अब हमारे जो पासों हैं, जो दर्रे हैं, जो खुलने वाले हैं, और पाकिस्तान चाहता है कि कश्मीर में, क्योंकि बुरहान वानी के जब से उसको गन डाउन किया गया, हिजबुल मुजाहिदीन का वो सबसे बड़ा लॉस था, और उसके बाद सितंबर 2016 से हिजबुल मुजाहिदीन का कोई ऐसा काडर भर के नहीं आया। और ये नाइकू पहला ऐसा काडर था, एरिया कमांडर था, जिसको थोड़ी बहुत प्रोमिनेंस मिली। ऐसा दिशा ने ऑलरेडी बताया था कि बुरहान वानी पोस्टर बॉय था अपना हिजबुल मुजाहिदीन का जी। और जिस तरह की नॉलेज नाइकू की थी, ये खुद टेक सेवी था, और इसने जो कार्डर रिक्रूटमेंट में हिजबुल मुजाहिदीन को बहुत फायदा पहुंचाया है। तो इसके मार गिराए जाने के बाद पाकिस्तान की कमर टूट गई है, हिजबुल मुजाहिदीन काफी सदमे में है, और वो ये कोशिश करेगा कि छोटी मोटी ऐसी घटनाएं घाटी में करते रहे वो, लेकिन भारतीय सेना ने अपने शहीदों को ये बड़ा बेफिटिंग रिप्लाई दिया है कि अगर आप हमारी तरफ नजर उठा के भी देखेंगे तो हम आपको नेस्तनाबूद जमींदोज कर देंगे। और 2 दिन के अंदर ही आप देखिए हिजबुल मुजाहिदीन के एरिया कमांडर को सुपुर्दे खाक कर दिया गया। जी जी सर, मैं लौटूंगी आपके पास। सवाल मेरा अजय कौल जी आपसे है। सर, पाकिस्तान कोरोना को लेकर सभी देशों से भीख मांग रहा है कि कोरोना के लिए उसके पास पैसा नहीं है, लेकिन जितना भी पैसा आता है सारा का सारा आतंकवादियों में लगा देता है। क्या कहना चाहेंगे सर इस पे आप? नहीं, पाकिस्तान का हमेशा कोशिश रहेगी कि हम इंडिया को वो डिस्टेबलाइज करता रहे। कश्मीर में वो कहते हैं ना कि कीप इट ऑन द बॉयल, हमेशा कुछ ना कुछ अनरेस्ट होता रहे ताकि वो वर्ल्ड का अटेंशन ड्रॉ करे कि भाई यहाँ पे कुछ हो रहा है। और उनका अटेंशन एफर्ट रहता है कि यहाँ पे इंडिजिनस है, लोकली हो रहा है सब। जबकि जो फैक्ट है कि वो पाकिस्तान के बगैर अगर पाकिस्तान के सपोर्ट के बगैर एक दिन वहाँ पे कुछ नहीं हो पाएगा। तो ये सबको पता है कि पाकिस्तान, दैट इज़ देयर स्ट्रेटजी टू कीप इट ऑन द बॉयल, सो दैट एंड ऑल्सो एज उनको जो पुरानी कमिटमेंट है या अपना जो डिक्लेयर है कि ब्लीड इंडिया टू 1000 कट्स जो है ज़ियाउल हक के टाइम का, सो इसलिए इट्स ऑल पार्ट ऑफ दैट स्ट्रेटजी कि कुछ तो कुछ करते रहो, कश्मीर में कुछ आतंकवाद करते चलता रहे लोग। अब उनको ये है कि अब जैसे वर्ल्ड अटेंशन बढ़ रहा है कि पाकिस्तान को जो टेररिज्म का सपोर्ट है, तो नाउ दे हैव बीन ट्राइंग टू चेंज दैट टैक्टिक, और दे हैव बीन ट्राइंग टू गेट मोस्ट ऑफ देम जो लोकल जो कश्मीरी है उसमें रोपिंग कर रहे थे, कोशिश कर रहे हैं उनको। तो इनफैक्ट मैं जनरल सिंह का लाइन पे वापस आ गए क्या? जनरल सिंह जी सर, जी आप सवाल पूछ सकते हैं सर। जनरल सिंह देखिए, मैं कह रहा था जी कि हिजबुल मुजाहिदीन जम्मू एंड कश्मीर की एक बड़ी माकूल काइंड ऑफ तंजीम है, जिसका ना अपना खुद का एक मुकाम है, और उसके सरगने को मार गिराना एक बहुत बड़ी कामयाबी है। और इसमें ये जो रियाज नाइकू था, ये एक बहुत दिमागी आदमी था, मैथ्स का टीचर था और सोशल मीडिया का एक्सपर्ट था। इसमें खुराफात करने में ये माहिर था। और इसने, आपको याद होगा जब जाकिर मूसा ने हिजबुल छोड़ी थी, तो इसमें एक बहुत बड़ा फैसला चला था। इसने बोला था कि कश्मीरी पंडित वापस आ सकते हैं। हाँ, ये तो मॉडरेट माने जाते थे, ये तो मॉडरेट माना जाता था। ये इसी की वजह से इसने ये जो रेजिस्टेंस फ्रंट का आइडिया जो अब आता है, जिसमें कि एक ऐसी पेंटिंग की जाती है कि ये कोई
धर्म की बात नहीं है, ये कोई बोन इस्लाम का नहीं है, ये सभी फिरकों के लिए होगा कश्मीर। ये रेजिस्टेंस फ्रंट एक नाम ही है, देखिए इसमें कोई इस्लामी शब्द का इस्तेमाल नहीं किया गया, हरकत या जिहाद या कोई हिजबुल, कोई ऐसा शब्द नहीं इस्तेमाल किया गया। तो रियाज नायकू एक ऐसे सोच विचार का आदमी था, और जो ये तमाशे जनाजा चल रहा है आजकल कश्मीर में, और बहुत अच्छी बात है जिसको अब रोका जा रहा है, उसका ये बहुत बड़ा एक्सपर्ट था। वहां आकर वेपन फायर करना, लोगों को रिक्रूट करना, तो ये एक बहुत अच्छे टाइम पर इसको न्यूट्रलाइज किया गया, क्योंकि अभी रेजिस्टेंस फ्रंट का आइडिया पूरी तरीके से पनपा नहीं है। तो अब इसके अंदर बहुत बड़ा एक भूचाल आ गया है, एक तूफान सा मच गया है। उनको रीओरिएंट करना पड़ेगा कि एक तो हिजबुल का सरगना ढूंढना पड़ेगा, और रेजिस्टेंस फ्रंट में हिजबुल की क्या भूमिका होगी, क्या किरदार होगा। तो ये एक बहुत बड़ी कामयाबी है। लेकिन मैं आपके चैनल के जरिए लोगों को ये भी कहना चाहता हूँ कि हम अपनी फौजों के ऊपर कोई टाइम की पाबंदी ना लगाएं, हम इन टेररिस्ट को गाजी ना बनाएं, इनके जनाजे ना निकलवाएं, इनकी फोटो ना दिखाएं, इसको टेररिस्ट की मौत ही मरने दें, इसको पब्लिसिटी की ऑक्सीजन मत दीजिए, और मेहरबानी करके इसके ऊपर इसकी खुशी भी मत मनाइए। क्योंकि क्या था, ये मैथ्स का एक टीचर था, और ऐसे ही साउथ कश्मीर में एक बहुत बड़ा आदमी हमने बना दिया, टीवी में, फेसबुक में, ये चालाक आदमी था। तो इसको गायब हो जाने दीजिए, ये खत्म हो गया है, न्यूट्रलाइज हो गया है। हिंदुस्तान की फौज को भी कोई ऐसी जल्दी नहीं है, वो अपने टाइम पर इन सबको न्यूट्रलाइज करेगी एक एक करके। ये पैगाम इनको जा रहा है, और हम किसी ऐसी बंदिश में नहीं है। जनरल साहब, हमने 24 घंटे में करना है। जनरल साहब, आपने जो रेजिस्टेंस फ्रंट का नाम लिया, मुझे तो लगता है कि ये लश्कर तोयबा का जो रीनेम है या मे बी रीइनकार्नेशन है, क्योंकि FATF का प्रेशर है, वर्ल्ड का फोकस है ऑन पाकिस्तान की और सपोर्टिंग क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म। तो मेरे ख्याल से ये रेजिस्टेंस फ्रंट एक उसका एक मुखौटा है। तो आप कैसे देखते हैं इसको? कौन साहब, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, लेकिन जब उसको नाम आप दे रहे हैं, नया नाम दे रहे हैं, तो तहरीक भी कह सकते थे, हिजबुल भी कह सकते थे, जैश भी लगा सकते थे, कोई भी ऐसा नाम जो कि उनके कॉन्सेप्ट से लिंक करता था दे सकते थे। लेकिन अब आपने, जैसे इन्होंने पहले स्टोन थ्रोइंग को इंतिफादा का नाम दिया, अब ये रेजिस्टेंस फ्रंट का नाम देकर मेरे ख्याल से एक बहुत बड़ा खेल खेलना चाहते हैं कि हम एक फिरके के लिए या एक धर्म के लिए नहीं कर रहे हैं इस लड़ाई को, हम पूरे एक टेरिटोरियल कनोटेशन देने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये शैतानी आइडिया यही है ना, आइडिया जनरल साहब यही है ना कि वर्ल्ड को दिखाना है कि ये लोकल इशू है, लोकल इंसर्जेंसी है, नथिंग टू डू विद पाकिस्तान। बिल्कुल, और धर्म के भी हटाना छोड़ करके लिए उसको और जस्टिफाई करना। सवाल मेरा सर जनरल केजे सिंह आपसे है। सर, जो आतंकी को मार गिराया है, ये एक ऐसा आतंकी था जो सिर्फ आतंक ही नहीं फैला रहा था बल्कि युवाओं को भी बरगला रहा था। सर, इसको मारना कुछ बहुत ज्यादा जरूरी था। देखिए, ये एक पढ़ा लिखा आतंकवादी था जी, जो कि टीचर भी रहा था, तो इसको इस बात का महारत थी कि ये कैसे लोगों के दिमाग के ऊपर असर डाल सके। और सोशल मीडिया का ये बुरहान आने के बाद एक दूसरा बहुत बड़ा एक्सपर्ट था, तो इसमें सोशल मीडिया का इस्तेमाल करके और अपनी पढ़ाने की और जो ये तालीम देने की इसको एम था, इसको ये महारत थी, उसको लिबरेट किया। और एक जनाजे में ये पेश हुआ, इसने वहां पर हथियार का इस्तेमाल किया, फायरिंग की, ये पाउचेस पहनकर आता था। तो बहुत, और ऐसा कोई बहुत ऐसा आदमी नहीं था कि जो कि बहुत इसकी बड़ी गर्लफ्रेंड थी, इन्होंने उनको मैसेजेस भी भेजे कि तुम चिनार के पेड़ की तरह लगती हो। तो इस तरह की गलतियां भी करता रहा, पर इसकी किस्मत भी अच्छी थी, ये बहुत बार बच निकला, बहुत बार हमारी फौज इसके काफी करीब तक पहुंची,
लेकिन किस्मत का धनी था। लेकिन देखिए, कोई भी टेररिस्ट, उसकी शेल्फ लाइफ लिमिटेड है, तो उसको रेड तो किया ही जाएगा, उसको न्यूट्रलाइज तो किया ही जाएगा। और मैं आपकी चैनल के माध्यम से एक बार फिर से श्रोताओं को ये कहना चाहता हूँ कि हम अपनी फौजों के ऊपर कभी भी दबाव न बनाए। सबका टाइम आएगा, फौज के पास सबकी फहरिस्त है और कोई प्रेशर नहीं होगा और टाइम से सबको न्यूट्रलाइज किया जाएगा। जी और सर। इसके अंदर कोई रिवेंज की बात, इसमें सीधी सी बात है कि ये हमारी ऑपरेशनल रिक्वायरमेंट है, हमने उनको न्यूट्रलाइज करना है। ये कैंसर है, नहीं तो हमको फिर से पकड़ेगा। तो हमें तो कोई इस बात की कोई बहुत ज्यादा वो नहीं है कि हमने उसको मार गिराया, ये कर दिया। हमें तो उसे मारना ही चाहिए, तो ऑपरेशनल नेसेसिटी है, ये तो जरूरत है अपनी सुरक्षा के लिए। तो हम अपनी श्रोताओं को ये मैसेज दें कि अपनी फौज के ऊपर भरोसा रखें, उनको वक्त दें, और अगर कोई टेम्पररी सेटबैक होगा भी तो बहुत जल्द, देखिए एयरफोर्स में एक बहुत बड़ी प्रथा है, जिस दिन कोई हवाई जहाज गिरता है तो पूरी एयरफोर्स का उस देश के सारे हवाई जहाज हवा में जाते हैं। तो जब कोई आतंकवादी की घटना होती है तो लोग अपनी पेट्रोलिंग और अपनी कार्रवाइयां और मुस्तैदी से करते हैं, और जब ऐसा होता है तो इनको न्यूट्रलाइज होना ही है, इनकी शेल्फ लाइफ लिमिटेड। जी बिल्कुल सर, जनरल मैं पूछना चाहूंगा, जनरल सहगल, जनरल सहगल, कैन यू हेयर मी? आपने थोड़ी देर पहले बोला कि जो हंदवारा में हुआ उसका बदला यहाँ पे लिया गया अवंतीपुर में, बट मैं ये कहना चाहता हूँ कि मतलब मेरा सवाल भी है कि साउथ कश्मीर में हमारे ऑपरेशंस बहुत, इनफैक्ट जो पहले वोलाटाइल था कई सालों से, लेकिन रिसेंट मंथ्स में सिक्योरिटी फोर्सेस हैव बीन हैविंग एन अपर हैंड साउथ कश्मीर में। बहुत सारे ऑपरेशंस हुए एंड क्लीन ऑपरेशन, बहुत सारे टेररिस्ट मारे गए। लेकिन नॉर्थ कश्मीर जो पहले 1.5 साल पहले बोला गया कि क्लियर हो गया टेररिज्म से, अब कोई मिलिटेंट है नहीं या कम है, वहाँ पे एक्टिविटीज़ बढ़ गई है। जैसे हंदवारा का ऑपरेशन हम देखे, या परसों सीआरपीएफ पे ग्रेनेड अटैक हुआ, 3 सीआरपीएफ पर्सनल शहीद हो गए। तो लग नहीं रहा है कि शिफ्ट हो गया फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ? आपका क्वेश्चन बड़ा अहम है। वास्तव में पिछले 4 महीने में पाकिस्तान की तरफ से 1400 सीजफायर वायलेशन हुई है। 2018 में टोटल सीजफायर वायलेशन पूरे साल में 1600 के करीब हुई थी। 2019 में 3170 के करीब हुई थी। इस साल के पहले 4 महीने में 1400 हो गई है। यकीनन पाकिस्तान कुछ हद तक सक्सेसफुल हुआ है घुसपैठियों को दाखिल करने के लिए, और घुसपैठिए जो है बाराबारा एरिया जो है बहुत हाईली थिकली फॉरेस्टेड है, वहाँ उनको छुपने की जगह मिलती है, वहाँ उनको किसी तरह का लोकल सपोर्ट है। लोकल सपोर्ट के बिना टेररिज्म सर्वाइव नहीं कर सकती, और साउथ कश्मीर में सबसे ज्यादा लोकल सपोर्ट है, इसमें किसी तरह का कोई शक नहीं। और इसी की वजह से दोबारा जो है साउथ कश्मीर उठ के खड़ा हो रहा है। लेकिन अगर जब से देखो ये आतंकवादी स्टार्ट हुए हैं, अगस्त 5 में जब से हमने 370 को एप्लीकेट किया था, तो पुलवामा, अनंतनाग, शोपियां, कुलगाम, सबसे ज्यादा आतंकवाद खड़ा हुआ था, और उसको काफी बड़े पैमाने पर उसने कंट्रोल कर लिया हुआ है। और लास्ट मंथ तो बड़े बड़े हादसों को अंजाम नहीं दे सके पाकिस्तान, लेकिन इस समय साफ तौर पर नजर आता है कि ये जो रोज सीजफायर वाली हो रही है, जनरल सहगल मैं वही कह रहा हूँ कि कुपवारा के माध्यम से और बारामूला के माध्यम से कुछ ना कुछ टेररिस्ट दाखिल हो चुके हैं और वो वास्तव में इस एरिया में आ गए हैं। अब बड़ा लाजमी है कि हम और बड़े पैमाने पर ऑपरेशन करें ताकि इनको हर प्रकार से खत्म कर। और जैसे कि मैंने कहा, इनको केवल वहां नहीं खत्म कर सकते, आपने इंश्योर करना है कि हिंदुस्तान में दाखिला ना हो पाए। हम किस लिए अलाउ कर रहे हैं इनको हिंदुस्तान में आने के लिए? क्योंकि ये इलाके बड़े डिफिकल्ट हैं। मैंने इन इलाकों में सर्व किया हुआ है बड़े सालों तक। वहाँ किसी प्रकार की बॉर्डर फेंसिंग नहीं लग सकती। और अगर पाकिस्तान जो है 1400 घुसपैठ की कोशिश कर रहा है तो यकीनन किसी ना किसी हद तक तो सक्सेसफुल होगा। और एक आतंकवादी भी आ जाता है, एक आतंकवादी को चेकमेट करने के लिए कम से कम 50 से 100 सुरक्षा कर्मी को लगाना पड़ता है, और ये जो हो रहा है उसी का नतीजा है।
ये जो मैं कह रहा हूँ, उनके जो 300 से ज्यादा और आतंकवादी जो है अभी लॉन्च पैड पर हैं। हमने इनका वर्णन बार बार किया है। हमारे सर्वेलेंस डिवाइस के मुताबिक हमको इनके कंप्लीट पैरामीटर्स पता है, ये हमारी रेंज के अंदर है। अभी हमको पॉलिटिकल डिसीजन लेनी है और इंश्योर करना है कि इनको हम हिंदुस्तान में ना दाखिल होने दें। हमने वर्ल्ड के एनवायरनमेंट को हर प्रकार से शेप कर दिया हुआ है। पाकिस्तान को डिप्लोमेटिकली, पॉलिटिकली, इकोनॉमिकली आइसोलेट किया हुआ है। इससे पहले देश में 2-3 बड़े अहम इशू आए थे। इसमें पाकिस्तान में बेरोजगारी है, भुखमरी है, यहाँ तक कि सिविल वॉर का माहौल बन रहा है। उसके बावजूद भी पाकिस्तान बाज नहीं आ रहा। वो अटेंशन को डाइवर्ट करने के लिए हिंदुस्तान के साथ आतंकियों को दाखिल करने की कोशिश कर रहा है। इसी का जिक्र हमारे प्रधानमंत्री ने नैन मीटिंग में भी किया, लेकिन पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर ने नैन में भी कश्मीर का मुद्दा उठाया। पूरी दुनिया जानती है कि पाकिस्तान हर थोड़ा पे इस माफी का मुद्दा उठाएगा, लेकिन उनमें कोई दम नहीं है। सारी दुनिया एक्सेप्ट करती है कि कश्मीर हिंदुस्तान का अंग है, लेकिन पाकिस्तान जो है कहता है ये डिस्प्यूटेड टेरिटरी है। इस समय माहौल हमारे साथ में, दुनिया हमारे साथ में है। तो पाकिस्तान का जो ऑलवेज फ्रेंड है चाइना, वो भी बड़े पैमाने पर कुछ नहीं कर पाएगा, क्योंकि चाइना बहुत ही जबरदस्त प्रेशर में है। आज सारी दुनिया चाइना के ऊपर उंगली उठाई है वायरस को इनिशिएट करने के लिए, इकोनॉमिकली अपने आप को दूर करना चाह रही है। इसलिए चीन भी इस समय पाकिस्तान की उस माफी की मदद नहीं कर पाएगा जिस माफी की पाकिस्तान को सपोर्ट करता रहा है। हमने इसका फायदा उठाना है और कुछ ऐसी कार्रवाई करनी है जिसके हम हकदार हैं। क्योंकि राइट ऑफ सेल्फ डिफेंस एक्सरसाइज करना हर एक देश का हक बनता है और हमने अपना हक इस्तेमाल करना है। इसी का कुछ दिन पहले हमारे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने साफ तौर पर इशारा दिया है कि हिंदुस्तान डिसाइसिव कार्रवाई करेगा, कुछ पोजीशन में हमले का अटैक करेगा। कब करेगा वो तो थिएटर कमांडर डिसाइड करेंगे। टाइमिंग क्या होगा, किस जगह पे करना है, किस तरह में करना है, बट लाजमी है कि कुछ ना कुछ जल्दी करें, नहीं तो हमारी क्रेडिबिलिटी जो है वो क्वेश्चनेबल हो जाएगी। जी सर, मैं लौटूंगी आपके पास। मेरा सवाल ब्रिगेडियर विनोद दत्ता सर आपसे है। सर, जिस तरह से लगातार आतंकवादी सेना प्रहार कर रही है आतंकवादी पर और जिस तरह से मुंहतोड़ जवाब दे रही है, ऐसा लग रहा है कि आतंक की कमर तोड़ने में सेना पीछे नहीं है। बिल्कुल ठीक कहा आपने। तो उम्र है 1.5 से 2 साल है जी, और भारतीय सेना ये इंश्योर उनकी जो मंजिल है, एक कब्रिस्तान के आगे लिखा मंजिल तो यही थी मेरी, आने में देर। तो कई बार क्या होता है, पॉल साहब ने बताया कि किसी जमाने में साउथ कश्मीर एक्टिव था, फिर नॉर्थ कश्मीर एक्टिव रहा। तो इस तरह से ये लोग अपने बेसिस बदलते रहते हैं, क्योंकि इनमें इतनी हिम्मत नहीं है, इनमें इतना लोकल सपोर्ट नहीं है। देखिए, ओवरटली लोग सपोर्ट कर रहे होंगे, लेकिन अंदरूनी तौर से जो वहाँ की लोकल पॉपुलेशन है वो भी परेशान है इनसे। तो ये लोग दहशत दिखा के, ये लोग लोगों को लालच दे के, लोगों को, कई लोगों को बंदूक दिखा के, कई लोगों को बंदूक थमा के एक सपोर्ट गार्नर करते हैं। तो भारतीय सेना का एक पूरा प्री डिटरमिन्ड प्लान बना रखा है, पूरे सिक्योरिटी ग्रिड में उसको बताया जा चुका है। और इनका मूवमेंट, जैसा जनरल सहगल साहब ने बताया था, कि जो आपके लॉन्च पैड हैं, चाहे वो मंशेरा में हो, चाहे बालाकोट में हो, चाहे वो किसी में हो, से उनको मॉनिटर किया जाता है। क्योंकि अभी ये दर्रे खुलने वाले हैं, पासेस खुलने वाले हैं। पाकिस्तान ये चाहेगा है, पाकिस्तान में मुजाहिदीन हो या कोई हो, चाहेगा कि अपना है वो कश्मीर के अंदर दाखिल कर सके, कार्डर रिक्रूटमेंट कर सके, लोगों को वो डॉक्टर की जो मेंटल डॉक्ट्रिनेशन है कर सके। उनका फॉर्मिडेबल कार्डर है वो कश्मीर में रहे, क्योंकि जो टेररिस्ट का जो ऑपरेशन का जो टाइम है वो मई से लेके सितंबर अक्टूबर तक रहता है, क्योंकि उसके बाद ये ऑपरेशन थोड़े से कमजोर पड़ जाते हैं। तो भारतीय सेना का पूरा दबाव है इनके ऊपर। और जैसा अभी जनरल साहब ने बताया था कि किसी भी पलटन या किसी फॉर्मेशन या किसी यूनिट में
इस तरह की कोई वारदात हो जाए, क्योंकि एक कमांडिंग ऑफिसर का खोना एक यूनिट के लिए बड़े अचंभे की बात है। और सारी यूनिट गर्व, गौरव और सम्मान के साथ उस कमांडिंग ऑफिसर का बदला लेगी। और जितने इस तरह के हैं, क्योंकि हिजबुल मुजाहिदीन का जो एरिया कमांडर है वो एक अच्छी सुरक्षा के सर्कल्स के अंदर घूमता है, उसको मार के गिराया जाना ही हिजबुल मुजाहिदीन के लिए एक बहुत ही शर्मनाक हार है। और उसको ये सोचने पे मजबूर करना पड़ेगा कि उसको अपना जो काडर है उसको कैसे रीऑर्गेनाइज किया जाए, कैसे उसको रिफर्बिश किया जाए और उसको किस तरह से रीडिप्लॉय किया जाए। जी सर, बिल्कुल। मैं लौटूंगी सर आपके पास। सवाल मेरा जनरल केजे सिंह सर आपसे है। सर, नेटवर्क को और मजबूत करना है, जैसे रियाज नाइकू को उसी के अड्डे में मार गिराया है, ऐसे ही जैसे इससे पहले कि वो हम तक पहुंचे, उन तक पहुंचकर उन लोगों का खात्मा करना। देखिए, बात चल रही थी नॉर्थ और साउथ जी। तो नॉर्थ में क्या है कि अभी आप देख रहे हैं कि मई शुरू हुई है, मार्च अप्रैल में बर्फ पिघलती है और जो हमारी फेंसिंग है वो बर्फ की वजह से दिसंबर से लेकर मार्च तक डैमेज हो जाती है। उसको रिपेयर करने में, रिस्टोर करने में टाइम लगता है। उसका फायदा उठाकर थोड़ा बहुत इन्फिल्ट्रेशन हो जाता है, वहाँ पे टेरेन भी ऐसी है। तो वो लोग आकर अपने रिसेप्शन एरिया में नॉर्थ में पहुंचे थे, वहां पर एक्टिव थे हंदवाड़ा में, राजगढ़ में, और उन्होंने ये कुछ वारदात को अंजाम दी और वो वारदातें हुई। सर, जनरल सिंह सॉरी, मैं हमें सक्सेस दिया है जनरल सिंह, लेकिन बहुत जल्द स्थिति वहां पर भी काबू में ले ली जाए। जनरल सिंह, इसका आप भरोसा रखें। जनरल सिंह, मेरी आवाज आ रही है आपको? दूसरी बात जो आप नेटवर्क की कह रही थी, तो देखिए ऐसा है कि नेटवर्क को टैकल करने के लिए बहुत सारे जरिए इस्तेमाल किए जा रहे हैं। सिर्फ फौज ही नहीं, दूसरे भी जो इंस्ट्रूमेंट है उसके जरिए वहां पर रीच आउट किया जा रहा है और लोगों को ये भरोसा दिलाया जा रहा है। आफ्टर ऑल, जैसा कि ब्रिगेडियर दत्ता ने बताया, जनरल सहगल ने बताया, अवाम पूरी उनके साथ नहीं है। अवाम दबाव की वजह से, डर की वजह से उनके साथ बंदूक के नीचे मजबूर होके उनका ऑपरेशन में साथ देती है या हमको इतनी इंटेलिजेंस नहीं देती है। लेकिन जैसे हम सिक्योरिटी सिचुएशन को सुधारते हैं और दूसरे इंस्ट्रूमेंट से हम रीच आउट करते हैं तो वो हम उनका भरोसा जीत लेते हैं। और मुझे बहुत उम्मीद है कि इस सेटबैक के साथ हमारे जो दूसरे वहां पर इंस्ट्रूमेंट्स हैं, सिविल एडमिनिस्ट्रेशन, पुलिस, आर्मी, इंटेलिजेंस, ये सब ओपिनियन मेकर से मिलाप करेगी और कोशिश करेगी कि जो भी इस तरह का रिक्रूटमेंट या बुरहान वानी के टाइम पे हुआ वो अब ना हो। जी जनरल सिंह, मेरी आवाज आ रही है आपको? हाँ जी, कैन यू हियर मी? हाँ, कैन हियर यू। मैं जब नॉर्थ और साउथ कश्मीर की बात कर रहा था सर, आई वाज, दूसरा मेरा एक और एंगल था, बिकॉज साउथ जो है मोस्टली डोमिनेटेड बाय हिजब है, रहा है ट्रेडिशनली बिकॉज ऑफ जमात इस्लामी, वहाँ पे स्ट्रांग होल्ड रहा है। नॉर्थ में मैं इसलिए डिफ्रेंशिएट कर रहा था क्योंकि अब ये जो रेजिस्टेंस फ्रंट है जो भी सो कॉल्ड है, ये आई थिंक इज मोर कंसिस्ट ऑफ मोर ऑफ इन्फिल्ट्रेटर, जो न्यू इन्फिल्ट्रेटर्स है। सो दिस मे बी ए न्यू टैक्टिक बाय पाकिस्तान, बिकॉज वी आर, इफ यू आर डोमिनेटिंग हिज, देन वी आर मे बी नॉट एबल टू डोमिनेट जो नया जो रेजिस्टेंस फोरम है, मे बी वी डोंट हैव इंटेलिजेंस अबाउट देम राइट नाउ। सो मैं उस एंगल से भी कह रहा था, बिकॉज अभी जैसे परसों देयर वाज अ ग्रेनेड अटैक जहाँ 3 CRPF वाले शहीद हो गए, एंड द अटैकर्स आर स्टिल एट लार्ज, दे हैव नॉट बीन कॉट और मे बी किल्ड। तो उस एंगल से मैं कह रहा हूँ, सो आर वी लीविंग सम एरिया फ्री और स्कोप वेयर वी नीड टू कंसंट्रेट मोर? फ्री तो हम नहीं कोई एरिया छोड़ते, हमारी ग्रिड में ऐसी कोई गैप नहीं होती। टेम्परेरीली क्या होता है कि आतंकवादी अपनी नफरी किसी इलाके में बढ़ा लेते हैं, कोई ज्यादा वेल आतंकवादी वहां आ जाते हैं, तो उससे क्वालिटी ऑफ एक्शन या क्वालिटी ऑफ रेजिस्टेंस बाय देम
इम्प्रूव हो जाती है टेम्पररी, लेकिन उसका भी हल छूट दिया जाता। तो मेरे को इस बात का पूरा यकीन है कि जो वहाँ के लोकल कमांडर्स हैं उन्होंने इसका संज्ञान लिया होगा, उन्होंने इसको देखा होगा। और वहाँ पर तो देखिए ऐसा है, वो अगर वो इसका संज्ञान ना ले तो वो नेक्स्ट में आएंगे, तो उनको संज्ञान तो लेना ही पड़ता। तो वो जरूर इसका कोई हल ढूंढ रहे हैं, इजाद कर रहे हैं, और अगर फोर्सेस बढ़ानी पड़ेगी तो बढ़ाई जाएंगी, इसमें क्या दिक्कत है। अगर टेक्नोलॉजी लगानी पड़ेगी तो लगाएंगे। सर दूसरा चीज तो, आप जी 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 तो मेरे विचार से वहां पर भी सिचुएशन के ऊपर बहुत जल्दी काबू पा लिया जाएगा। और पाकिस्तान की एक बहुत बड़ी खुरापात ये भी है कि वो इन्फ्लुएंस या इन्फो ऑपरेशन का इस्तेमाल करता है। तो अगर हम सोशल मीडिया और दूसरे मीडियम पर कोई वीकनेस दिखाएंगे तो उसका फायदा पाकिस्तान जरूर उठाए। तो हमें मजबूत रहना है। छोटा सेटबैक जरूर हुआ, लेकिन आज हमने जितनी बड़ी सफलता, देखिए एक तो हिंदुस्तान की फौज इस गेम में है ही नहीं कि इधर का बराबरी कर दिया, वो कर दिया। हम एक ऑपरेशनल स्ट्रेटेजी से करते हैं जी। पर जो आज हमने हासिल किया वो तो एक बहुत बड़ी कामयाबी। मतलब जम्मू एंड साउथ कश्मीर की जो जान है उसमें खत्म कर दिया। जी 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 तो सर एक और चीज होती है। अब देखिए, अब इसकी जो बॉडी होती है, अब इस बॉडी इसकी फैमिली को हैंड ओवर की जाएगी, फिर इसको एक फ्यूनरल होगा जिसमें मे बी पता नहीं कितने लोग आएंगे नहीं आएंगे। एक व्यू है, एक परसेप्शन, एक व्यू है इनफैक्ट कि बॉडीज हैंड ओवर नहीं होनी चाहिए फैमिली को, या चुपके से कहीं ब्यूरियल कर दो, दैट्स ऑल। सो आप क्या मानते हैं, कैसे, हाउ डू यू सी? पॉल साहब, मैं आपका पूरी तरीके से इस पे समर्थन करता हूँ। ऐसा ही होना चाहिए। मैं तो इसको कहता हूँ तमाशे जमा दे, ये तमाशा मचा दिया गया। वहाँ पे प्रोफेशनल मोर्नर्स आते हैं, लेडीज आती हैं, अपनी छाती पीटती हैं, जैसे वो पिक्चर रुदाली में दिखाया था, और ड्रामा चलता है। और वहाँ पर कॉन्ट्रैक्टर्स हैं जो लोगों को लेकर आते हैं और उसके बेसिस पे फंडिंग लेते हैं। टेररिस्ट आते हैं, फायरिंग करते हैं। हाँ बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं। तो मैंने तो सुना है, अभी मेरे को इसका पूरा वो नहीं मिला कंफर्मेशन कि शायद पॉलिसी बदली जा रही है और अभी अलाउ नहीं किया जाएगा। और अगर आप इस्लाम को देखें तो इस्लाम में कोई ऐसा है ही नहीं कि आप देखिए, मोहम्मद साहब की भी कोई ग्रेड नहीं है। तो इस तरह का कोई नहीं है कि कोई अगर गुजर जाता है तो उसका इतना बड़ा वो करना, इसका कोई औचित्य नहीं बनता, इसका कोई लॉजिक ही नहीं है। जी सर, मैं आपको रोकना चाहूंगी, माफ कीजिएगा। मेजर जनरल पीके सहगल साहब भी कुछ कहना चाह रहे हैं। सर, बुरियल की यहाँ पे बात हो रही है, जिस तरह से बुरहान वानी के खात्मे के बाद भी यही हुआ था कि जनाजे में बहुत भीड़ उमड़ी थी। सर, आपको क्या लगता है इसमें क्या करना चाहिए? जो इनका शव है क्या दे देना चाहिए, या फिर कहीं इनका भी बुरियल करके ऐसी रख देना चाहिए, इनके परिवारों को ना सौंपने के बजाय? मारे जा रहे आपको नहीं दी जा रही, तो बड़ी किया लोगों को लिए करने के बाद में इस्लामी जगह बड़े पैमाने पर इससे बहुत ज्यादा गया जी। ये बहुत बड़ा रिश्तेदारों को या माँ बाप को यदि यकीनन हजारों की तादाद में लोग वहाँ आएंगे और वो माहौल जो है हिंदुस्तान के लिए सही नहीं है। दूसरा, मैं जनरल केजे सिंह साहब के साथ पूरी एग्रीमेंट में हूँ कि अवाम हिंदुस्तान के साथ में जितने भी एनकाउंटर हो रहे हैं सब में एक्शनेबल इंटेलिजेंस लोकल अवाम जो है हिंदुस्तान फौज को देता है। इसमें भी साफ तौर पे उसको बताया गया था कि अपनी माँ जो है बीमार है उसको मिलने आ रहा है, उनको देखने आ रहा है। 4 साल के पहली बार घर आया, तो उसके आने से पहले ही घेराबंदी कर ली गई थी। जितने भी बड़े आतंकी लोग मारे गए हैं, आप देखो 99% अवाम ने ही उसकी एक्टेबल इंटेलिजेंस दी है।
घर का भी बताया कि कौन से घर में कौन से फ्लोर पे है, किस माफी का एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन मिलने के बाद ही उनका सफाया किया जा रहा है विदाउट कोलेटरल डैमेज। और जब इस माफी की आवाम से इन्फॉर्मेशन मिलनी शुरू हो जाए तो वास्तव में टाइट टर्न हो गई है। मैं 8 से 9 साल तक पंजाब टेररिज्म में भी था, और जब इस माफी का पंजाब में आवाम ने इनपुट देने शुरू किए हिंदुस्तान की फौज को, हिंदुस्तान के सिक्योरिटी फोर्सेस को, सिस्टम से स्थिति चेंज होनी शुरू हुई। बड़े पैमाने पर हिंदुस्तान की कामयाबी मिल रही है। आपने नॉर्थ कश्मीर का जिक्र किया। नॉर्थ कश्मीर में तो टेररिज्म बहुत कम है। पाकिस्तान चिंतित है, वो चाहता है कि नॉर्थ कश्मीर में टेररिज्म को फैलाया जाए उतने ही बड़े पैमाने पर जितनी साउथ कश्मीर में है। नॉर्थ में केवल बड़े पैमाने पर सोपोर के एरिया में है। सोपोर के अलावा बारामुल्ला, अगर आपको याद होगा, 5-6 महीने उसको टेररिस्ट फ्री कर दिया था, कहा था कि टेररिज्म खत्म हो गया। लेकिन पाकिस्तान की बड़ी कोशिश है कि नॉर्थ कश्मीर को भी साउथ कश्मीर की तरह या सेंट्रल कश्मीर की तरह आतंकवाद से लैस किया जाए। और ये साउथ कश्मीर में इतने बड़े पैमाने पर किसने हुए, इट गोज बैक टू उमर अब्दुल्ला के टाइम पे। उमर अब्दुल्ला ने बड़ा प्रेशर डालना शुरू किया था उस समय आर्मी को हटाया जाए, और आर्मी को साउथ कश्मीर में से मोस्ट ऑफ द प्लेसेस से हटा दिया गया था। जो डोमिनेंट पोजीशन से आर्मी को विड्रॉ कर दिया गया था। इसका नतीजा है कि बड़े पैमाने पर वहां आतंकवाद फैला। और एक बहुत बड़ा कारण था कि एक लोकल लीडर पैदा हुआ जो काफी मशहूर हो गया, पोस्टर बॉय का बुरहान वानी। हम नहीं चाहते कि बुरहान वानी की तरह अभी कोई और पोस्टर बॉय बन जाए, और जब तक उसकी इन्फ्लुएंस, अभी तक उसकी इन्फ्लुएंस टाइम है। 2012 में वो खड़ा हुआ था, लेकिन उसकी इन्फ्लुएंस अभी तक भी है। आहिस्ते आहिस्ते वो इन्फ्लुएंस खत्म हो रही है। आहिस्ते आहिस्ते साउथ कश्मीर हमारे कब्जे में आ रहा है, लेकिन बहुत टाइम लगेगा साउथ कश्मीर को उस माफी ठीक करने के लिए जिस माफी सेंट्रल और नॉर्थ कश्मीर है। जी सर, वक्त की कमी है, इसलिए अब आखिरी सवाल, एक छोटा सा कमेंट सर मेरा ब्रिगेडियर विनोद दत्ता सर आपसे है। सर, ऐसे ही पोस्टर बॉय और ना निकले कश्मीर में, इसके लिए क्या करना चाहिए? देखिए, आजकल जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है उसका जो रोल है उसको हम डिनाई नहीं कर सकते, और जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, जितनी भी तंजीम है, ये इसको फॉलो कर रही हैं, क्योंकि ये जानती हैं बढ़िया तरीका टू दी लोकल पॉपुलेशन, ना किसी के दर ये आप उसके जा सकते हैं। जो पोस्टर बॉय जैसे तो मीडिया अटेंशन उनको दी जा रही है, या जो खासकर इस तरह के जैसे जनाजा निकलता है, तो इसमें हमको रेस्ट्रेन करना चाहिए, और उतनी ही मीडिया अटेंशन मिलनी चाहिए इस वारदात को कि जब इनको सुपुर्द खाक किया जाए तो गिने चुने लोग वहां पहुंचे। जो भी उनके करीबी रिश्तेदार है, अगर वो आना चाहें जनाजे में तो उनको अलाउ किया जाए। इसको कोई नेशनल जो कवरेज है या जो हीरो का जो रोल है वो नहीं दिया जाना चाहिए। और इनको जो समाज है, जो सोसाइटी है, क्योंकि देखिए जो इंफॉर्मेशन मिलती है वो हमें उसी पॉपुलेशन से मिलती है, या उसी सोसाइटी या उसी तबके से मिलती है जहां ये लोग जाते हैं। और जो एक्शनेबल इंटेलिजेंस है, जैसे जनरल सहगल साहब ने बताया, उसमें कार्रवाई की जाती है। तो बजाय इसके कि इनको एक लार्जर देन लाइफ इमेज साबित करना, ये मीडिया को नहीं करना चाहिए। यस, पब्लिसिटी होनी चाहिए कि ऐसे जो टेररिस्ट हैं या जो एंटी नेशनल एलिमेंट्स हैं, इनका अंत यही होता है जी सर, और यही होगा आने वाले दिनों में। तो ये मैसेज है उस यूथ को और उस स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन या जो लोग वादी में हैं जी, कि आपको देश के साथ चलना है, देश के खिलाफ नहीं बिल्कुल चलना है। जी बिल्कुल सर, देश के साथ चलना है। सर, वक्त की कमी के साथ माफ कीजिएगा, मुझे आपको काटना पड़ रहा है। और चर्चा में जुड़ने के लिए आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। और आज हमने बात की सुरक्षा और आतंकियों के बीच जो मुठभेड़ हुई थी, उसमें एक आतंकी जो था रियाज, उसको मार गिराया है हमारी सेना ने, और ये बहुत बड़ी कामयाबी हाथ लगी थी। और इसी के साथ लोकतंत्र में बस इतना ही। बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।